उठाकर देखिए कभी, केजी के बच्चे, पहली से पांचवी के बच्चों की किताब है, आपको उसमें फोटो ज्यादा दिखेंगी, कहानियां ज्यादा दिखेंगी। और आप खुद पीछे मुड़कर देखिए, जब आप 8वीं 10वीं में थे, आप जब अगली क्लास में पहुंचे थे, तो सबसे पहले आपने जो किताब घर पर छुट्टियों में पढ़ने की सोची थी वो हिंदी थी, और उसमें भी कहानियां सबसे पहले पढ़ी होगी, क्योंकि निबंध और कविताएं हमें उसमें रुचती नहीं। तो मेरी शैली भी किस्सा गोई की शैली है। मैं कहानियों में, किस्सों में बात करना पसंद करता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि किस्से कहानियां हमारे बहुत निकट होती हैं और ये आसानी से पचती हैं, सुपाच्य होती है। तो एक किस्सा जो आप सबने निश्चित रूप से सुना होगा, पैगंबर मोहम्मद साहब का। उनके पास एक महिला आती है ये शिकायत लेकर कि उस महिला का बेटा गुड़ खाने की आदत से त्रस्त है। आपने सुनिए ना सुनी हो तो एक आधे मिनट में मैं दोहरा देता हूँ। वो महिला ये कहकर आती है मोहम्मद साहब के पास कि मेरा बेटा गुड़ खाता है खूब, आप इसे कुछ समझा दीजिए ताकि ये गुड़ छोड़ दे। मोहम्मद साहब ने कहा कि 3 हफ्ते बाद आना। वो महिला 3 हफ्ते बाद फिर आती है। इस बार मोहम्मद साहब उस बच्चे को समझाते हैं कि बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, इससे दांत खराब हो जाते हैं और जल्दी ही दांत गिर जाते हैं। ये कहकर मोहम्मद साहब ने कहा तब आप जा सकते हो। महिला को बड़ी हैरानी हुई। उसने पूछा कि मोहम्मद साहब ये बात तो आप 3 हफ्ते पहले भी कह सकते थे। मोहम्मद साहब ने विनम्रता से कहा कि उस समय मैं खुद गुड़ खाता था। जब मैं खुद गुड़ खाता था तो मैं कैसे किसी को समझा सकता हूं। तो यकीन मानिए, अगर आप वो नहीं है जो आप कह रहे हैं, तो आपकी बात में वो असर, वो प्रभाव कभी पैदा नहीं होगा। तो मैं अपनी आगे की बातचीत को प्रामाणिक और असरदार बनाने के लिए आपसे ये वादा करता हूं कि मैं जो जो कहूंगा वो मेरे जीवन की सत्य घटनाओं से उसकी पुष्टि करूंगा, ताकि आप तक मेरी बात असरदार तरीके से पहुंचने की संभावना बढ़े। साथियों, मेरे दादाजी गुलाब सिंह जी कुआं के ख्यात शिक्षाविद रहे हैं। जब मैं बहुत छोटा था, संभवतः 5-6 साल का रहा होगा, तब हमारे घर पे पत्रिकाएं आती थी, कल्याण और अखंड ज्योति। इन पत्रिकाओं में मुझे बहुत ज्यादा वास्ता नहीं था क्योंकि मैं बहुत छोटा था, लेकिन मैं उनके बीच में कुछ रंगीन पेज आते थे जिनमें भगवानों की फोटो आती थी, उसे ध्यान से देखता था। और उस पत्रिका में छपने वाले आलेख जो प्रायः आध्यात्मिक और धार्मिक होते थे, उनके बीच में कोष्ठक में एक छोटी सी कहानी आती थी, कोष्ठक। तो वो बहुत छोटी होती थी, तो हमारा पढ़ने का मन करता था, हम पढ़ते थे। यहां से मेरा बुनियादी बीजारोपण शुरू होता है। जब मैं 5वीं प्लस में आता हूं तो मेरे पिताजी मेरे घर पर जो पत्रिका मंगवाते थे वो थी बाल भारती, विज्ञान प्रगति और आविष्कार। जब मैं 8वीं पास होता हूं तो मेरे घर पर पत्रिका आती थी सामान्य ज्ञान दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण, समसामयिक। जब मैं 12वीं पास करता हूं तब मैं पहली बार अपने लिए पत्रिकाएं मंगवाता हूं और वो थी योजना, कुरुक्षेत्र और करंट अफेयर्स। मैं ये सब आपसे इसलिए कह रहा हूं कि चमत्कार कभी होते थे, अब नहीं होते, अब नहीं होते। अब परिणाम होता है प्रयासों का। मैं भाग्यशाली रहा कि मेरे घर पर पत्रिकाएं सदैव से आती रही और कहीं न कहीं मेरे अवचेतन में इन पत्रिकाओं का प्रभाव रहा, जिसके चलते आज मैं मंच के इस तरफ हूं। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपके घर में पत्रिका नहीं आती तो आपके लिए संभावनाएं कम हो जाती। इसका अर्थ यह है कि यहाँ जो अभिभावक सुन रहे हैं मेरी बात, वे घर पर ऐसे माहौल की, ऐसे परिवेश की रचना करें जिससे पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अनुकूल परिस्थितियां बने। जो विद्यार्थी समझदार हैं वे स्वयं भी प्रतियोगिता जगत की पत्रिकाओं की सदस्यता ले रहे हैं। निश्चित रूप से यह फलदायी साबित हो। आप में से काफी विद्यार्थी यहाँ 10वीं पास कर रहे हैं, कुछ 12वीं पास थे। जो 12वीं पास थे वो पिछले 2 वर्ष से विषय चयन कर चुके हैं। जो 10वीं पास हुए उन्होंने हाल में ही विषय चयन किया है। मैं मेरा विषय चयन से जुड़ा हुआ एक अनुभव साझा करना चाहता हूं।
मेरे 10वीं में ठीक ठाक नंबर आ गए थे और उस समय ट्रेंड भी ये चलता था कि जिसके ठीक ठाक नंबर हो वो विज्ञान ले लेता था। यही मुझसे भी हुआ। मैंने 11वीं में जीव विज्ञान लिया, 2 वर्ष पढ़ा। उसके बाद में बदल सकता था लेकिन साहस नहीं हुआ और मैंने इसी विषय से ग्रेजुएशन पूरा किया, बीएससी बायो। वो दौर ऐसा दौर था जिसमें जागरूकता की कमी थी। आज आपके सामने वो स्थिति नहीं है। मैं विज्ञान के लिए नहीं बना था। मुझे बायोलॉजी फिर भी ठीक लगता था, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसा लगता था कि मैं उनके लिए अयोग्य हूं। लेकिन मेमोरी ठीक ठाक थी तो पासिंग मार्क्स आ जाते थे फिजिक्स केमिस्ट्री में और बायो में अच्छे नंबर आते थे। हिंदी अंग्रेजी मुझे हमेशा से पसंद थी, तो मेरे परसेंटेज ओवरऑल बहुत अच्छे बनते थे। तो मेरे अभिभावकों को कभी पता नहीं चला कि विज्ञान में मैं फिट नहीं हूं। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरा करियर बना हिंदी से, जो कि मैंने बाद में प्राइवेट किया। तो मैं ये बात पर जोर इसलिए देना चाह रहा हूं कि आप विषय चयन में पर्याप्त सावचेती बरतें। अब आपके सामने भी एक संकट है कि आपको कैसे पता चले कि आप किस विषय के लिए बने। हालांकि इसका जवाब व्यक्ति विशेष के लिए अलग होगा, लेकिन एक सामान्य जवाब मैं आपको देना चाहता हूं। आपको जो विषय पढ़ने में अच्छा लगता है और पढ़ाने में अच्छा लगता है वो विषय आपका है। 2 कसौटियां हैं, पढ़ने में मजा आता है और अगर किसी को पढ़ाने को कहा जाए वो विषय, तो आप पढ़ाने को तैयार हो जाओ तो समझना कि ये विषय आपके लिए ठीक है। मैं बीएससी अंतिम वर्ष में था। प्रतियोगिता परीक्षा मैंने सेकंड ईयर में दी थी पहली, जब 1998 में ग्राम सेवक पदेन सचिव, जिन्हें आजकल ग्राम विकास अधिकारी कहा जाता है, वो परीक्षा और पटवार परीक्षा मैंने दी थी। थर्ड ईयर में जब मैं था तो उसका रिजल्ट आया और मेरा अंतिम रूप से चयन हो गया। उसमें समझते भी ठीक से हुए नहीं थे और थर्ड ईयर की परीक्षाएं बाकी थी और ग्राम सेवक के रूप में ज्वाइन करना पड़ा, क्योंकि नौकरी बहुत बड़ी मानी जाती है। आप सबको भी यही सुनाया गया है कि नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाकई राजकीय सेवा एक बड़ा पुरस्कार है और उसकी कीमत है 2-3 साल की कड़ी मेहनत, और ये पुरस्कार इतना बड़ा है कि उसके लिए इतनी मेहनत बनती है। तो इस सेवा में आने के बाद, जैसा कि आप जानते भी हैं, ये सेवा जनता से जुड़ी हुई सेवा है, पढ़ने के लिए अनुकूल नहीं है। तो 4 से 5 साल मेरे निकल गए उस सेवा है। आपके यहाँ से अरविंद सिंह जी करेगा, रतन सिंह जी बड़ा गोड़िया, ये मेरे बेचमेट थे। सचिव रहते हुए मैंने ये तय किया कि मैं इस सेवा के अनुकूल नहीं हूं। उस समय की कांग्रेस सरकार ने एक छुट्टी निकाली थी विशेष अवकाश नाम से, जिसमें आप क्या कर रहे हैं ये बताना भी जरूरी नहीं है, आप विदेश जा सकते हैं छुट्टी लेकर। ऐसी छुट्टी थी और राजस्थान में मैं पहला व्यक्ति था जिसने वो छुट्टी ली और 5 साल की छुट्टी। मुझे पता था कि 5 साल के बाद वापस सचिव नहीं आऊंगा। मैंने बीएड किया पहले ही साल और अपील बैच 2004 में ही थर्ड ग्रेड आरपीएससी ने बहुत बड़ी एग्जाम निकाली थी, उसमें मेरा और मेरी पत्नी का चयन हो जाता है। पति पत्नी दोनों नौकरी में, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। लग रहा था कि स्वर्ग यहीं पे है। हम दोनों नौकरी जाते, उनकी पोस्टिंग रास्ते में पड़ती थी, मैं उन्हें छोड़ता, आगे जाता, शाम को वापस आता। उसी रास्ते में हमारे खेत पड़ते थे तो आते हुए रचना भी काट के ले आते हैं। घरवाले भी खुश थे, घरवाले भी खुश थे। साल भर में हम दोनों की खुमारी उतर गई। हम दोनों को लगा कि नहीं, यहां नहीं रुकना है, नहीं रुकना। हम दोनों सागवाड़ा शिफ्ट होने का फैसला करते हैं, जो कि मेरे गांव से 40 किलोमीटर है। माता पिता की नजर में मैं शुरू से बागी था, तो उन्होंने मुझे रोका नहीं। हम दोनों सागवाड़ा आए और सागवाड़े से मेरे गांव के पास नौकरी उल्टा अवतार करते हैं, लेकिन दोनों ने तय किया कि हमें आगे बढ़ना है। दोनों ने हिंदी में एमए किया।
दोनों विज्ञान से थे, दोनों बायोलॉजी से ग्रेजुएट थे, बीएससी। हिंदी में एमए किया क्योंकि हमने पाया कि हम दोनों की प्रकृति स्वभाव हिंदी के अनुकूल है। हिंदी में एमए करने के बाद 2006 साल में स्कूल लेक्चरर की भर्ती निकली। हम दोनों ने तैयारी की। मेरा साक्षात्कार के लिए चयन हुआ, उनका नहीं हुआ, लेकिन मेरा अंतिम चयन नहीं हुआ और मुझे वेटिंग में रखा गया। 2 साल बाद फिर से फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा निकली। इस बार हमने टीम वर्क में काम किया। टीम वर्क कैसे? मेरे 5 पाटीदार मित्र थे और 3 हम राजपूत थे, जिनमें प्रदीप सिंह जी चिखली जो कि अभी ACPO सागवाड़ा है, मेरी पत्नी, मैं और 3 मेरे पाटीदार मित्र। हम 8 ने सागवाड़ा में वीकेंड पर तैयारी शुरू की। शनि रवि हम सागवाड़ा में इकट्ठे होते। शनि को हम ग्रुप डिस्कशन करते किसी टॉपिक पर, संडे को हम एक एग्जाम देते मॉडल पेपर, और उसी दिन उसका रिव्यू करते कि कौन सा पॉइंट हमसे कमजोर रहा है। और आप सब हैरान होंगे ये जानकर कि उन 8 में से 7 लोगों का इंटरव्यू आता है और उन 7 में से 6 लोगों का अंतिम रूप से चयन होता है स्कूल लेक्चरर। जिस एक का नहीं होता है वो मैं। दूसरी बार भी मुझे आरपीएससी ने इंटरव्यू में लगा दिया। उस समय इंटरव्यू में थ्योरी के आगे नहीं जाते थे, थ्योरी तक ही था। एक बार आप इंटरव्यू में चले गए, फिर आपका पुराना रिकॉर्ड साथ में नहीं होता था। मेरी पत्नी हो गई और मैं नहीं हुआ। आप कल्पना कीजिए इस विचार की। मेरी पत्नी को यह सूझ नहीं रही थी कि वो अपने चयन होने की खुशी मनाए या मेरे न होने का गम। अगले दिन मेरे 5 साथी जो हो रहे थे वो सभी मेरे घर आए। मुझे भी संकट नहीं पड़ रही थी कि ये मेरे मुझे पत्नी के लिए बधाई देने आए हैं, मेरे लिए बैठने आए हैं। साथियों, चलता है जीवन का उत्तुंग और पतंग, इन्हीं से लहर होती है और हमारी यात्रा आगे बढ़ती है। विज्ञान पढ़ा है तो न्यूटन का एक गति का नियम होता है। उसमें यह कहा गया है कि कोई वस्तु अपने स्थान से तब तक नहीं खिसकती जब तक उस पर बाह्य बल न लगे। न्यूटन का गति का नियम है। यह नियम हम पर भी लागू होता है। आप तब तक कुछ नहीं बनेंगे जब तक आपके पीछे से जोर न लगे। और मेरे लिए ये जोर काफी था कि घर पे हो रहे मैं नहीं हुआ। ये ऊर्जा काफी थी। उसी साल सेकंड ग्रेड आता है और मैं पूरे राजस्थान में हिंदी के टॉप नंबर के साथ और राजस्थान में 7वें नंबर से सेकंड ग्रेड में चयन हो जाता है। मुझे ये रुकना नहीं था, ये तो सांत्वना पुरस्कार था। मैंने कॉलेज रखा था उस समय, जिसका परिणाम असिस्टेंट प्रोफेसर, उसकी तैयारी शुरू कर दी। मेरे पास कोई उदाहरण नहीं था कि कोई कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर जिसे मैं जानता भी हूं, ऐसा कोई उदाहरण नहीं। क्योंकि कॉलेज किया भी था तो विज्ञान से किया था, हिंदी से नहीं। मैंने स्वाध्याय शुरू किया अकेले अकेले 7 साल सागवाड़ा रहते हुए हिंदी को समर्पित कर दिए। और मैं आज पूरे गर्व से विद्यार्थियों से कहता हूं कि हिंदी बेवफा नहीं है। आप अगर अपने हिस्से की मोहब्बत करते हैं ना, तो वो अपने हिस्से की वफा निभाएगी। और मेरे साथ ठीक यही हुआ। 2012 में कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर में मेरा पूरे राजस्थान में 3री रैंक से चयन हुआ। अब कल्पना कीजिए यदि मेरा स्कूल व्याख्यान हो जाता तो एक संभावना ये भी बनती कि शायद मैं संतुष्ट हो जाता और आगे की अपनी यात्रा उतने जोर के साथ नहीं कर पाता। तो यहाँ एक आपके लिए कीवर्ड ये है कि छोटे लालच बड़ी उपलब्धि को विलंबित कर देते हैं। छोटे लालच बड़ी उपलब्धि को रोक देते हैं। आप में से कई पटवार, हॉस्पिटल और अन्य तुलनात्मक रूप से छोटी सेवाओं में अटक के मर जाना, ये छोटे लालच है जो आपको बड़ी उपलब्धि पाने से रोक सकते हैं। अपने अंदर की आग को, अपने अंदर की चिंगारी को बुझना नहीं है। यही वो न्यूटन की ताकत है जो हमें आगे ले जाएगी। एसपीसी जो डाइट है ना डूंगरपुर में, वहां एक मेरी आदर्श मैडम रही थी, मीनाक्षी जोशी मैडम।
वो अक्सर कहती थी कि ये मिट्टी बीज नहीं खाती है, ये मिट्टी बीज नहीं खाती। यदि आपने जहाँ है ना, तो मिट्टी आपके आसपास की अनुपजाऊ या अनुर्वर भी है ना, तब भी आप मिट्टी का सीना तोड़ कर बाहर निकलोगे। और ये बात आपके भीतर जान है तो परिस्थितियां कितने भी प्रतिकूल हो, आपके लिए मौका बनेगा, और ऐसा होता है। कॉलेज में आने के बाद मुझे लगा कि मुझे आरएस देना चाहिए। 2012 जिस वर्ष में कॉलेज में आया, उसी वर्ष मैंने आरएस दिया। 535 रैंक के साथ मुझे अलाइड सर्विस मिल रही थी, लेकिन कॉलेज की सेवा के सामने वो आकर्षक नहीं थी, तो मैं नहीं गया। एक कोशिश और की मैंने 2015-16 में। इस बार में मुझे तहसील सेवा मिल रही थी, तहसीलदार, मैं नहीं गया। और इस दरमियान मैंने हिंदी पढ़ाना जारी रखा था, कोचिंग्स में, कॉलेज में भी। तो मेरे विद्यार्थियों का ये कहना था कि सर आप तो पढ़ाने के लिए बने हो, और मेरे अंतस में भी ये बात रह कर आती रही कि मुझे पढ़ाना पढ़ना अच्छा लगता है, तो मुझे अपनी शेष सेवा क्यों न शिक्षक के रूप में ही करनी चाहिए। और मैंने 2 बार आरएस देने के बाद, दोनों बार चयनित होने के बाद आरएस देना बंद किया और पूरी तरह से इस सेवा में रम गया और आपके सामने खड़ा। मुझसे कुछ विद्यार्थी पूछते हैं कि सर मेरा पटवार में हो गया है और उधर फॉरेस्ट में भी हुआ है, मुझे किसमें जाना चाहिए? मेरा उनको जवाब ये होता है कि अपनी आंखें बंद करो और 10 साल बाद के दृश्य की कल्पना करो। आप डिपार्टमेंट की गाड़ी लेकर फॉरेस्ट में भ्रमण करते हुए खुद को देख पा रहे हो आंखें बंद करके, या गिरदावर या आगे की राजस्व सेवा में अपने आप को फिर पा रहे हो? आपको अपना जवाब मिल जाएगा, आपको अपना जवाब मिलेगा आंखें बंद करके। ये फर्ज करें कि 10 साल बाद आप अपने आप को कहां पाते हैं। हमारी मूल प्रकृति का काम करना ज्यादा बेहतर है ऐसे काम करने की बजाय जिसमें हम फिट नहीं है। आप कोई ऐसा काम 60 वर्ष की उम्र तक कैसे कर सकते हो जो आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं कर सकते ना। तो राष्ट्रीय सेवा में भी यही है, आप एक बार अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए किसी एक सेवा में आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन शीघ्र ही अपनी प्रकृति को पहचाने, अपनी मूल चिंतना को पहचाने और उस अनुरूप अपने लिए सेवा का चयन करके उसके पीछे लग जाए। देखिए एक बात तय है, हम में से हर एक खास है और हम में जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को सही दिशा में लगाने की जरूरत है। अगर इतना हम कर ले तो इस बात की पूरी संभावना है कि हमें वांछित परिणाम मिले। और अच्छी खबर यह भी है कि अपनी संभावनाओं को विकसित किया जा सकता है। मित्रों, हमारे आसपास का परिवेश कई मर्तबा हमें परेशान करता है। जैसे आप 1.5 साल से जयपुर कोचिंग कर रहे हैं, तो आपके आस पड़ोस में आपको ये बातें सुनाई देंगी कि फलाना बेटा तो 1.5 वर्ष की जयपुर में आए हो गए। आती हाँ आती है। लाड़ी 1.5 वर्ष की बनी हुई उनके कई सारी चीजें जो हमारे सामने नकारात्मक परिवेश सृजित करेंगी। ऐसे में हम क्या करें? एक किस्सा यहां पर बनता है। एक मेंढक था जो एक गड्ढे में गिर गया। वो बार बार कोशिश कर रहा था उधर आने की, लेकिन गड्ढा तुलनात्मक रूप से गहरा था और वो बाहर नहीं आ रहा था। तभी आसपास बहुत सारे मेंढक देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं कि उनका मेंढक साथी क्या कर रहा है। वो बार बार कोशिश करता रहा और ऊपर से मेंढक चिल्ला चिल्ला कर उसे कहते रहे कि भाई तू इतनी कोशिशों में बहुत चोटिल हो चुका है, अब कोशिश मत कर और एक आसान और आरामदेह मृत्यु की तरफ जा, तेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन वो मेंढक बार बार कोशिश करता रहा और एक दिशा विशेष में कोशिश करने से हुआ ये कि मिट्टी दीवारों से ढह ढहकर नीचे जमा होती रही और वो स्थिति में आ गया कि जंप लगाकर बाहर आ गया। जब वो बाहर आया तब उससे ये विचार किया गया कि ये बाकी सबके ना कहने पर बाहर कैसे आ गया।
तो आपको हैरानी होगी ये जानकर कि वो मेडल पहरा था। उसने तो सुना ही नहीं, जो उसके साथी कह रहे थे कि तेरे से नहीं होगा, चुपचाप वहीं रहे। उसे तो ये लग रहा था कि ये सब मुझे बुला रहे हैं, आजा आजा। तो अपने आसपास के शोर को अपने पक्ष में कर लें, अपने आसपास की नकारात्मकता को अपनी ताकत बनाए, और ये हो सकता है। नॉर्मन विंसेंट पील एक राइटर है, नॉर्मन विंसेंट पील, उनकी किताब है जो कि हिंदी अनुवाद मंजूर पब्लिकेशन भोपाल से छपा है, सकारात्मक सोच की अद्भुत शक्ति। आपको ये किताब पढ़नी चाहिए विद्यार्थी। हम ठान लेते हैं कि हमें ये करना है, हम कोशिश भी करते हैं, लेकिन होता यह कि हमारा जोश कुछ समय में ठंडा हो जाता है। आप में से कई लोगों ने 1 जनवरी को कुछ संकल्प लिए होंगे अभी 8 दिन पहले कि मैं 1 जनवरी से ये करूंगा, और आप शायद पहले या दूसरे दिन ही वहां से टिक गए होंगे, हिल गए होंगे। हुआ ऐसा कि आप उस पर कायम न रह पाए? हुआ होता है। तब ऐसी क्या चीज हो कि जिससे हम अपने मनोबल को नीचे न गिराने दे पाए? देखिए, मैं आपको प्राचीन काल में ले जाता हूं। हम योद्धा कौन रहे हैं, मार्शल कौन कहते हैं हमको, हमारा काम लड़ना था। आपको ये जानकारी होगी कि युद्ध में हमारे साथ कुछ चारण और भाट भी आते थे। उनका काम युद्ध में लड़ना नहीं था हमारे साथ, उनका काम था युद्धोन्माद को जगाने वाली कविताएं, वीर रस की उक्तियां कहकर हमारे जोश को बढ़ाया। परमाणु रसों का नाम सुना है आपने? रसों काव्य में आता है, जगनी किसके लेखक हैं, और उनकी एक लाइन इसका जीवंत उदाहरण है। वो लिखते हैं कि 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। कुत्ते की उम्र 12 साल, सियार की 13 साल, और छत्री का 12 साल। ये उस समय की मांग थी, आज की मांग नहीं। आज युद्ध क्षेत्र नहीं है, लेकिन समर है, समर है, और समर शेष है। आज हमारे सामने जो परिस्थितियां हैं, ये दूसरे प्रकार की वीरता की मांग कर रही है हमसे। अब हमें तलवार खड़गे की नहीं, हमें कलम और संगठन की जरूरत है। मैं कुछ मोटिवेशनल पुस्तकों के नाम बोल रहा हूं, यदि नोट कर सकें तो नोट कर लें। एटॉमिक हैबिट्स, एक बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट्स, हिंदी में भी अवेलेबल है। लेखक है जेम्स क्लियर। एक और बुक है लक्ष्य, जिसके लेखक हैं ब्रायन ट्रेसी। एक और किताब है काइजन टेक्निक, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट मूरर। मित्रों, यदि आपके सामने कोई जीवित आदर्श न हो तो आप किताबों को अपना आदर्श बना सकते हैं। और मुझे इस बात का गर्व है कि मेरी लाइब्रेरी में लगभग ₹1,00,000 से ज्यादा की किताब है। विद्यार्थियों, हमारी कौम देवी की उपासक कहलाती है, और तत्काल में युद्ध के समय में हम उसी देवी की पर अपने इष्ट की वजह से बिना सर के भी हमारा धड़ लड़ा है, ऐसा इतिहास है। हमें इष्ट की जरूरत यहां भी रहेगी। हम पढ़ाई कर रहे हैं, इस क्षेत्र में भी हमें अपने इष्ट की जरूरत रहेगी। तो आपसे एक निवेदन और कि अपने इष्ट को मजबूत बनाएं, अपने मनोबल को मजबूत बनाएं। हमारा इष्ट हमसे अधिक संघर्ष में सहायक सिद्ध होगा। देखिए, इन दिनों शिक्षा का, प्रतियोगी परीक्षाओं का इतना दबाव है कि आपने भी पत्रिकाओं में पढ़ा होगा कि विद्यार्थी इक्का दुक्का घटना ऐसी आती है कि सुसाइड तक कर जाते हैं। अच्छी खबर यह है कि अब तक मैंने किसी राजपूत ने सुसाइड की ऐसा नहीं पढ़ा है। हम तो नहीं दैन्यम नहीं पलायनम के वंशज हैं। हम दीनता गिड़गिड़ाना हमारा स्वभाव नहीं, पलायन यानी लौट आना हमारा स्वभाव नहीं। हम आखिर तक लड़ते हैं। तो ये भी पढ़ाई का मैदान भी ऐसा है, आखिर तक लड़ेंगे। एक विद्वान ने कहा है कि
आपको तब तक कोई पराजित नहीं कर सकता जब तक आप लड़ना बंद नहीं कर दो। व्हाट्सएप पे एक दिन पिछले दिनों एक मैसेज पढ़ा था, बड़ा काम का मैसेज था, सुनिएगा। लिखा था, उसने एन उस वक्त हथियार रख दिए जब मैं उसके विजय की घोषणा करने वाला था। उसने एन उस वक्त हथियार रख दिए जब मैं उसके विजय की घोषणा करने वाला था। तो कई बार ऐसा भी होता है, आपको 1 2 3 असफलताओं से ऐसा लग सकता है कि अरे हमसे नहीं हो रहा, लेकिन पता चले अगले ही एग्जाम आपका था। आपने सफलता का एक गलियारा सिद्धांत अगर पढ़ा है तो वो कुछ ऐसा होता है कि आप एक कॉरिडोर में जा रहे हैं, कमरे हैं जिनके गेट आपको दिख नहीं रहे, आप पहले कमरे के बाहर गए, दूसरे के, तीसरे के, वो सभी गेट बंद थे, आपको पता नहीं कौन सा गेट खुला है। आप चलते चलते थक जाते हो और रुक जाते हो, लेकिन पता चलता है कि अगला गेट खुला हुआ था। सफलता भी कुछ ऐसी है। सफलता बड़ी चालाक किस्म की है, उसे हमें तब गिराने में बहुत मजा आता है जब हम उससे बहुत करीब होते हैं। आपको जब ऐसा लगे ना कि आप 1 नंबर से, आधे नंबर से, 1.5 नंबर से रह रहे हो, तो तय मानना कि अगला एग्जाम आप क्रैक करोगे। साथियों, एक और चीज जिस पर मेरी बड़ी आस्था है वो ये है कि ये प्रकृति कई बार बड़े इनाम दे देती है हमें, हमारी हैसियत से ज्यादा बड़े इनाम दे देती है, और मेरे साथ ऐसा हुआ है। तब मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति की भी अपने कुछ नियम है। उसे जब किसी को बड़ा इनाम देना होता है ना, तो वो ये देखती है केवल कि सामने वाला अच्छा और सच्चा होना चाहिए और उसे बड़ा इनाम मिल जाता है। आप अपने आसपास देखिए, कुछ विद्यार्थी आपके साथ पढ़े होंगे जो आज किसी बड़ी सेवा में, बड़े बिजनेस में कामयाबी की तरफ होंगे, तब आपको लगता होगा कि ये तो पढ़ाई में मेरे से भी ठीक ठीक ही था, इसका ऐसा कैसे हो गया। तो उस पर प्रकृति की वो नेमत बरसी है, और प्रकृति का यही तरीका है, वो जब भी किसी पर लुटाना चाहती है तो वो पात्र ढूंढती है, सुपात्र, कौन योग्यताधारी है, और उस पर उसकी मेहरबानी हो जाती है। आप क्राइम पेट्रोल देखते हो, सोनी पर एक प्रोग्राम आता है क्राइम पेट्रोल, देखा? उसमें बार बार एक लाइन आती है आखिर में, क्राइम नेवर पेज, मतलब अपराध कभी फल नहीं देता, फंसाता है। अपराध कभी फलदायी नहीं हो सकता। इस लाइन को मैं थोड़ा सा चेंज करूं, सिंसियरिटी ऑलवेज पेज। सिंसियरिटी हमेशा फायदा दे जाएगी, फल दे जाएगी। यदि आप गंभीर हैं, सिंसियर हैं, तो यकीन मानिएगा आपकी सफलता असंदिग्ध है। कभी कभी हमारी इक्का दुक्का कोशिशों में हमें असफलता मिलने पर हम निराश हो जाते हैं। निराशा मानव स्वभाव है, कुछ समय के लिए निराश होना लाजमी है, लेकिन आप ये देखिए कि आपने जो यात्रा की थी, उस यात्रा के लिए अपने तजुर्बे हैं, अपने अनुभव हैं, और वो अगली परीक्षा में काम आ सकते हैं आपके। तो निराशा अस्थायी होती है, उसे आने दें, जाने दें, और अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहें। एक अंतिम बात के बाद अपनी बात पूरी करूंगा। सफलता के 3 बुनियादी सूत्र हैं, लक्ष्य, योजना और क्रियान्वयन। इन पर एक मिनट। लक्ष्य, जिसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन है गोल, ये बड़ा स्पेसिफिक होता है, इसमें दाएं बाएं नहीं होता। अब मैं आपसे पूछूं आपको क्या करना है, आप बोलो मुझे अध्यापक बनना है, ये स्पेसिफिक गोल नहीं है। आप ये कहो कि मुझे फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनना है, ये स्पेसिफिक है। आप ये कहो मुझे आईएएस बनना है, ये स्पेसिफिक है। आप ये कहो मुझे एलाइड सर्विस में जाना है, स्पेसिफिक नहीं। आप ये कहो मुझे आरपीएस में जाना है, स्पेसिफिक है। तो लक्ष्य आपका कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक, विशिष्टीकृत, जिसमें दाएं बाएं की कोई गुंजाइश है। तो लक्ष्य आपका जितना ठोस, जितना सटीक होगा, आपकी सफलता की संभावना उतनी बढ़ जाएगी। दूसरी बात है योजना। योजना माने प्लानिंग। प्लानिंग लचीली होनी चाहिए। पिछले दिन मैं एक शैक्षिक संस्थान में गया था, जहां मैंने एक लाइन पढ़ी थी, आदर्श वाक्य होते दीवारों पर, बड़ी
मार्मिक बात थी, सुनिएगा। वहां लिखा था इफ यू आर फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। हिंदी में बताता हूं, यदि आप योजना बनाने में असफल रहे तो तय मानिए कि ये असफल होने की योजना है। तो योजना आपके पास जरूर होनी चाहिए, योजना लचीली होनी चाहिए, लक्ष्य की तरफ सटीक नहीं। मतलब एक योजना काम नहीं करी तो दूसरी काम करे, दूसरी नहीं तो तीसरी करे। जब ओसामा बिन लादेन को अमेरिका के सी कमांडोज ने एबटाबाद में जाकर मारा था ना, तो उनके पास 3 प्लान थे, ABC, ऑपरेशन जेरो लीमो नाम दिया था उसे। और उस 3 प्लान के बाद भी उनका एक हेलीकॉप्टर वहां से स्टार्ट नहीं हुआ निकलते समय, तो उन्होंने तत्काल उस हेलीकॉप्टर को क्रैश किया और वहां से योजना लचीली होनी चाहिए। तीसरी और आखिरी चीज है क्रियान्वयन। ये सबसे कठिन काम है। हमने लक्ष्य बना लिया, योजना बना ली, लेकिन करना तो हम ही है, करना हमें है। और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है आलस्य। थोड़ा सा और सो लो, ये लालच है कि हमें थोड़ा सा और सो लो। हमारा अलार्म भी एक नहीं 2-3 होते हैं, 6:15, 6:30, 6:45। कि पहली बार में उठेंगे नहीं। तो आलस्य पर विजय पाइए। क्रियान्वयन मतलब कर डालना, और कर डालने के लिए एक बढ़िया उदाहरण मैं देता हूं अपनी मां का। मैं देखता था कि हमारी जो पीढ़ी है वो संयुक्त परिवार में बड़ी हुई है, जहां काका साथ, दादा बाबा साथ होते थे। तो खाने के बाद बर्तन जो निकलते थे वो बड़ी भारी तादाद में निकलते थे। हमारी माँ जब बर्तन धोने के लिए वहां बैठती है तो ये नहीं सोचती कि बर्तन 45 से 48 से, वो तो बस धोना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते मैदान साफ हो जाता है। पढ़ना भी ऐसा ही है। आप एक बार शुरू कर दीजिए, चीजें होती जाएंगी और काम कम होता जाएगा। और काम कम होने का जो फील है ना, वही हमें आगे के लिए प्रेरित करता है। मैं आपको कोई किताब सुझाऊं कि कहूं कि ये पढ़ डालिए, तो आप सबसे पहले उसके पेज गिनोगे, कितने हैं? ये 90 पेज है, तो ठीक है, 250 पेज खाएगा आपने, कैसे होगा? चीन में एक कहावत है, आप हाथी को कैसे खाएंगे? एक बार में एक निवाला। हाथी भी खाना है तो एक बार में एक निवाला। तो आप एक बार शुरुआत तो कीजिए। हमारी देवी के प्रति हमारी अगाध श्रद्धा, हमारी वैल्यूज, हमारे रक्त की तासीर, ये योद्धाओं की तासीर है, संघर्षरत आदमी की तासीर है। ये हमें रुकने ठहरने नहीं देगी। एक बार बस बीड़ा उठाइए और उसकी तरफ कदम बढ़ा दीजिए।